मैं एसवी शर्मा आज फिर आपके समक्ष अपने ज्योग्राफी के द्वितीय क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि मैंने पिछले क्लासेस में लास्ट में मंदाकिनी के बारे में, आकाशगंगा गैलेक्सी और गैलेक्सी में हमारी गैलेक्सी मंदाकिनी के बारे में मैंने पिछला क्लास को विराम दिया था। विराम देने का उद्देश्य ये है कि हम लोग अपने क्लासेस हैं ये 30-35 मिनट के रखेंगे ताकि एक आपको रुचिकर भी लगते रहें और एक कंटेंट एक इस तरह से पहुंच जाए कि जिसको आप रीड भी करते रहें, क्योंकि 30-35 मिनट का क्लास जो होता है वो सफिशिएंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ कोई ब्रेक नहीं होता है, कोई एडिशनल बातचीत नहीं होती है, क्रॉस क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो यहाँ 30-35 मिनट का क्लास वही अपना प्रभाव डालेगा जो लगभग 2 घंटे का ऑफलाइन क्लास होता है, तो उतना ही कंटेंट हो जाता है। तो कल जैसा कि मैं बात कर रहा था आपसे कि ब्रह्मांड में विभिन्न आकाश गंगाओं का उदय हुआ। उन आकाश गंगाओं में एक हमारी आकाश गंगा है और जिसका नाम है मंदाकिनी। मंदाकिनी गैलेक्सी हमारी अपनी आकाश गंगा है, जिसमें अनगिनत तारे हैं, और ये अनगिनत तारे अभ्यार्थियों, ये मंदाकिनी मैंने सभी बताया। सभी गैलेक्सीज कैसी हैं, सभी गैलेक्सीज के बारे में मैंने कल बात की थी। तो ऑल गैलेक्सीज जो हैं वो 3 भुजाओं में है। जैसे आज हम मंदाकिनी के बारे में ही बात कर रहे हैं, जिसकी प्रथम भुजा केंद्रीय बल्ज कहलाती है, आप लास्ट क्लास में देख ही रहे होंगे। दूसरी भुजा मिड रोटेटिंग आर्म्स, मध्य घूर्णनशील भुजा कहलाती है, तथा तीसरी भुजा इसकी बाह्य घूर्णनशील भुजा कहलाती है, आउटर रोटेटिंग आर्म्स कहलाती है। अभ्यार्थियों, जैसा कि बात हुई थी कि ये जो मंदाकिनी होती है या कोई भी गैलेक्सी, मैं बार बार गैलेक्सी और मंदाकिनी की बात कर रहा हूँ, गैलेक्सी सभी को कहते हैं और जिसमें हमारा सोलर सिस्टम है उसको हम मंदाकिनी कहते हैं। अभ्यार्थियों, सबसे ज़्यादा जो ये बल्ज है, बल्ज मैं कलर ऐसा ले लेता हूं जो आपको प्रॉपर दिखता रहे, ये बल्ज है। और मैंने कल ही बोला था कि सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन और हीलियम का डेंसिटी जो गैसेस हैं वो सबसे ज़्यादा बल्ज में है। तो सबसे पहले कई क्वेश्चन आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में इसी कॉन्सेप्ट से होंगे। बल्ज में सबसे ज़्यादा जो सन है वो सबसे ज़्यादा उनका संकेंद्रण रहा है, कंसंट्रेशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा बने हैं। और कई चीज़ें ऐसी हैं जैसे सबसे बड़े भी होंगे, जो स्टार हैं, सबसे ज़्यादा संकेंद्रित और सबसे ज़्यादा बड़े। और गैलेक्सी के बनते समय ये सबसे पहले भी बने और इसीलिए बड़े हैं। इस बड़े का कॉन्सेप्ट मैं स्टार के जन्म और मृत्यु में बताऊंगा। ये जो बड़े हैं और बड़े होने के कारण ये जब खत्म पहले हुए हैं, इनकी मृत्यु हुई है, तो इनमें से अधिकांश बड़े होने के कारण इस पर 1.4 ms चंद्रशेखर सीमा में कहा गया है, जो कि आगे क्लियर होगा, डिटेल होगा, जो मेरा अगला क्लासेस होगा उसमें, कि 1.4 ms में कहा गया है कि जो बड़े तारे हैं वो मरने के बाद में ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाते हैं, जो सूर्य के द्रव्यमान से 3 या 3 गुना से अधिक होते हैं। तो ऐसी स्थिति में इस बल्ज बिंदु पर कृष्ण छिद्र भी होते हैं, जिसे हम ब्लैक होल कहते हैं। और ऐसी ही जगह पर आपको दिखेंगे संकेंद्रण भी तारों का ज्यादा होता है। ये कल हम बात कर रहे थे। अगर देखा जाए तो बाहर की ओर जाने पर, अगर हम कहीं भी बाहर जाएंगे, बाहर की ओर जाने पर किसी भी डायरेक्शन में आप जाएं, स्टार हर जगह हैं, लेकिन कहीं भी अगर आप बाहर जाएंगे तो जो तारे होते हैं
वो तारे नवीन होते जाते हैं, कम आयु के होते जाते हैं, और औसत अगर एवरेज देखें, ऐसे प्रश्न भी आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर में, देखिए तो उनका तारों का साइज भी छोटा होता है। तो ऐसी ही दशा में हमारा एक तारा जिसे हम लोग कहते हैं स्टार, जो हमारा स्टार है जिसके हम सन कहते हैं, वो मध्य घूर्णनशील भुजा में है। मध्य घूर्णनशील भुजा में है, मिड रोटेटिंग आर्म्स, और बाह्य घूर्णनशील भुजा में नवीन तारे होते हैं। नवीन तारे, क्योंकि यहां पर गैसेस का मात्रा कम होता है और इसीलिए यहां तारे छोटे बनते हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज की, हमारा जो तारा है वो यहां पर है, और यहीं पर हमारे सभी ग्रह और उपग्रह, तमाम पूरा का पूरा सोलर सिस्टम यहीं पर है। अब ये चूंकि इतना बड़ा हम चित्र नहीं बना सकते हैं, यहां पर और भी बहुत सारे स्टार होते हैं चारों तरफ। स्टार में यो डॉट ही बना देता हूं, स्टार हर जगह बहुत है। तो ये पूरी की पूरी पार्ट, ध्यान दीजिएगा, ये सोलर सिस्टम के बाहर स्टारों का अपना अरेंजमेंट होता है, जहां तक हम देख पाते हैं, जिसको हम लोगों ने तारामंडल कहा है या नक्षत्र कहा है। तो हमारा सूर्य सौर मंडल के चारों ओर जिस हम 88 नक्षत्रों की बात करते हैं, वो सभी मध्य घूर्णनशील भुजा में हैं। सभी नक्षत्र एवं सभी तारामंडल इसी भुजा में पाए जाते हैं अभ्यर्थियों। तो आज आपने ये सीखा कि जिस हम सोलर सिस्टम की बात कह रहे हैं, वो मंदाकिनी के मध्य घूर्णनशील भुजा में है, मिड रोटेटिंग आर्म में है, और इस आर्म में सूर्य हमारा सबसे नज़दीक का तारा है, और तमाम जो तारे हैं जो कि सिंगल भी हैं, अकेले भी हैं, और जो ग्रुप में है, एक सिस्टमैटिक, एक सुंदर खूबसूरत अरेंजमेंट होता है जिसको हम तारामंडल कहते हैं। तारामंडल कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए, या हम तारामंडल के एक शब्द कहते हैं कॉन्स्टिलेशन इंग्लिश में। 88 कॉन्स्टिलेशन है, तारामंडल हैं, और 27 नक्षत्र हैं। अभ्यर्थियों आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो ज्योतिष शास्त्र था प्राचीन, वो कितना ज़्यादा साइंटिफिक था। आज उस पर भी हमारा थोड़ा सा ये यहाँ पर मिला जुला रूप रहेगा। बच्चों लोग आगे हम लोग जब बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम लोग बात करेंगे कि कैसे हमारा तारामंडल हैं, हमारे नक्षत्र क्या हैं, कैसे यहाँ पर आपको जाएंगे तो यहाँ पर कृष्ण छिद्र के बारे में हम चर्चा करेंगे, यहीं पर क्यों हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे तो पूरे नक्षत्रों की बात करेंगे, तारामंडल की बात करेंगे। इसलिए हमारे जो स्टडी के मुख्य पॉइंट रहेंगे, एक तो यहाँ के क्षेत्र रहेगा, चूंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है बल्ज में, ब्लैक होल हैं, और दूसरा हमारा स्टडी का पार्ट रहेगा वो रहेगा हमारे सोलर सिस्टम के चारों ओर के तारों के ग्रुप, यानी कि तारामंडल और नक्षत्र का। फिर हम लोग आ जाएंगे इसी में सोलर सिस्टम, और सोलर सिस्टम में हम सारे सन से, और हम सारा इस पर हम चंद्रमा, ग्रह, उपग्रह, सैटेलाइट, क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, कोमेट्स, मेटियोर्स, उल्का, मेटेराइट्स, इन सारी चीज़ों में एक सिस्टमैटिक वे में चर्चा करेंगे। जैसा कि अभ्यर्थियों हम लोग यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि हम इसे एक प्राकृतिक क्लास देने की कोशिश कर रहे हैं, कि नेचुरल क्लास लगे, और कैसे ग्राफिक्स बनते हैं, ग्राफिक्स कैसे होते हैं, ये आपको बिल्कुल एकदम नेचुरल क्लास का फील आए, ये हमारा कोशिश रहता है। तो अभ्यर्थियों माना जाता है, थोड़ा सा आप सुनते भी रहिएगा, मैं इस पर थोड़ा बोलता भी रहूंगा, कि जो ब्लैक होल है वो ज्यादातर आकाशगंगा के केंद्र में है, और इन ब्लैक होल से गुरुत्वाकर्षण इनमें बहुत होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत होता है, और यही ब्लैक होल का ग्रेविटेशनल फोर्स पूरे ब्रह्मांड को, पूरे गैलेक्सी को
घुमाने के काम आता है और ये पूरी गैलेक्सी को घुमाता है और सारी गैलेक्सियों के गुरुत्वाकर्षण पूरे ब्रह्मांड को घुमाते हैं। तो कोई भी ब्रह्मांड हो, गैलेक्सी हो, सोलर सिस्टम हो, एक भी पिंड ऐसा नहीं है जो चलायमान ना हो। हर एक में वेलोसिटी है, हर पिंड गतिशील है, कोई भी पिंड स्थिर स्टैटिक नहीं है, हर एक में वेलोसिटी है। माना जाता है इन ब्लैक होल से एक्स रेज निकलती हैं और यही एक्स रेज बताती हैं कि ब्लैक होल उपस्थित हैं। तो जो एक्स किरणों की उपस्थिति ब्लैक होल की उपस्थिति को बताता है। अभ्यार्थियों, कहते हैं कि पुराने तारे केंद्र में और नवीन तारे कहाँ होंगे? बाह्य भुजा में। अक्सर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा, नवीन तारे सब बाह्य भुजा में होंगे। नवीन तारों का अभी कहा जाए तो वर्तमान में सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चन है, आप देखिएगा प्रीवियस ईयर में, नवीन तारे सबसे ज्यादा कहाँ हैं? बाह्य भुजा में, आउटर रोटेटिंग आर्म्स में। क्यों? क्योंकि अब इसमें हाइड्रोजन का मात्रा ज्यादा है और हाइड्रोजन कन्वर्टेड इनटू हीलियम ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया के कारण। परंतु एक बात और ध्यान रखना, हमारा सोलर सिस्टम है, मैं बार बार रिपीट भी कर रहा हूं कि मध्य घूर्णनशील भुजा में है। तो अभ्यार्थियों, हम यहीं से इस पार्ट को बाहर निकालेंगे और हम लोग यहीं से स्टडी शुरू करेंगे। ध्यान दीजिएगा आगे। जो सन है, जो हमारा सन है, यहां पूरी सभी चीज चलायमान है। और एक बार मैं फिर ज्यादा हौच-पौच ना हो तो यहां पर जो हमारा सन है, ये मध्य घूर्णनशील भुजा में सब कुछ घूम रहा है। ऑल बॉडीज घूम रही हैं, तो हमारा सन भी घूम रहा है। और सन के साथ पूरा का पूरा, ध्यान दीजिएगा, पूरा का पूरा सोलर सिस्टम घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। ऐसा नहीं कि केवल सन घूम रहा है, सब कुछ। तो जो सूर्य है वो हमारी आकाश गंगा के केंद्र का एक पूरा का पूरा परिक्रमा कर रहा है। ये पूरा परिक्रमा कर रहा है बच्चों लोग। और इस परिक्रमा को करने में पूरा क्वेश्चन आता है, आकाश गंगा के केंद्र की सूरज, क्वेश्चन में आया हुआ है 25 अरब वर्ष। अरब वर्ष, मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, 25 अरब वर्ष, 25 अरब वर्ष। लेकिन अगर इसके साथ विकल्प में ए बी सी में हो, जैसे ये ए या बी, 22.5 अरब वर्ष हो, गलत दोनों नहीं है, लेकिन अगर अलग अलग हो तो आप इसको टिक करिएगा। 22.5 अरब वर्ष, 22.5 जो अरब वर्ष है, इसको करिएगा टिक अभ्यार्थियों। यानी कि सूरज स्थिर नहीं है, बल्कि ये हमारे आकाश गंगा के केंद्र का चक्कर लगाता है। सभी ग्रह उपग्रहों के साथ, मीन्स पूरा का पूरा सोलर सिस्टम घूमता है बच्चों लोग। यहां हम लोग बात करेंगे आगे चलकर कि नेक्स्ट हमारा पार्ट होगा तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार। कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार, तो पहली चीज ये कैसे तारामंडल पर हम बात करेंगे। तारामंडल, कॉन्स्टिलेशन ऑफ स्टार, तारामंडल। तारामंडल कुछ नहीं है, मैं यहां पे मिटा दूंगा। मैंने जैसे अभी बताया था, बल्ज, मध्य भुजा, बाह्य भुजा। तो मैंने यहां के स्टार जो थे, उनमें से बहुत सारे स्टार हैं, उनमें से एक स्टार है और ये, इनके हमारे जो स्टार है ये सन है और पूरा का पूरा हमारा ये सोलर सिस्टम है। इसके चारों ओर के एक सुंदर जो कहते हैं ना ग्रुप ऑफ स्टार है, इन्हीं को हमने यूं करके क्या नाम दिया है, तारामंडल। ये
ग्रुप ऑफ स्टार को तारामंडल बोला गया है। अभ्यर्थियों, ऐसे सोलर सिस्टम के चारों ओर, ये हमारा सोलर सिस्टम है, इस सोलर सिस्टम के चारों ओर सौर तंत्र के सूर्य है और सारे ग्रह हैं। इसके चारों ओर ऐसे 88 तारामंडल पाए गए हैं। 88 तो हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे ग्रुप ऑफ स्टार पाए गए हैं। ओके, और कहीं पर यहां हमारी अर्थ है, तो इस पृथ्वी से अर्थ का ये बना देता हूं मैं, जैसे मान के चलिए ये अर्थ है, ये कलर चेंज कर देता हूं, ये अर्थ है, ये तो ये यूं करके चक्कर लग रहे हैं, मैं थोड़ा तिरछा करके बना दूंगा। अभ्यर्थियों, तो ये सब क्या है? एक तारा है, और भी तारे हैं, अकेले अकेले तारे हैं, कुछ पास में हैं, यूं, ये सारे तारामंडल हैं। तारामंडल मतलब ग्रुप ऑफ स्टार, इसमें मैं किसी एक सिंगल तारे को नहीं काउंट कर रहा हूं। अभ्यर्थियों, तो तारामंडल समझे होंगे कि हमारे सूर्य के बाद तारों का एक गुच्छा, पुंज तारामंडल कहलाता है, जिसमें कई कई तारे होते हैं। बाकी हमारी पृथ्वी के सबसे नजदीक अर्थ के सबसे नजदीक हमारा सन है। सन, अर्थ जिसकी ऑर्बिट में घूमती है। अर्थ का अपना ऑर्बिट होता है जो सन के चारों ओर, एवं अदर हैं, वो आगे बात करेंगे। तो कुछ स्टार ऐसे भी होंगे जो सेकंड पर होंगे, दूरी में सेकंड पर होंगे। कुछ स्टार ऐसे होंगे जो थोड़ा दूर होंगे, इसीलिए आपने देखा होगा सबसे नजदीक का तारा, सेकंड नंबर का तारा, और उसके बाद थर्ड नंबर का तारा। लेकिन उसके बाद भी कई तारों के ग्रुप होंगे, इस तरह से ग्रुप होंगे चारों ओर, दूर दूर, क्योंकि और भी प्लेनेट हमें बनाने हैं अभी, और भी प्लेनेट से बाहर की दुनिया में तारे होंगे, ये तारों के ग्रुप होंगे। तो ये ग्रुप जो दूर पड़े हैं, ये जो दूर दूर ग्रुप पड़े हैं हमारे सोलर सिस्टम से कहीं दूर बाहर, ये ग्रुप ही क्या कहलाते हैं? तारामंडल कहलाते हैं। अभ्यर्थियों, तो ऐसे तारामंडल 88 तारामंडल अभी तक ज्ञात हैं, और जिनमें से सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस कहलाता है। जिनमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस, हिंदी इंग्लिश सभी में समान है, सेंटारस सबसे बड़ा। कोई कहीं पर भी रहा होगा जिसमें सर्वाधिक तारे होंगे, मीन समझिएगा यूं, वो सेंटारस कहलाता है। अभ्यर्थियों, तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि 88 तारामंडल, जिनमें सबसे बड़ा तारामंडल सेंटारस। सेंटारस मीन्स, सेंटारस में 94 स्टार का ग्रुप है, 94 स्टार, और उसके बाद सेकंड नंबर पर एक कोई ग्रुप आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रा। क्या बोलते हैं? हाइड्रा, जिसमें 68 तारे हैं। फर्स्ट सेंटारस एंड सेकंड हाइड्रा। अभ्यर्थियों, और भी हैं, जैसे आपने सुना होगा, मैं कुछ नाम लेता हूं, जैसे सप्तऋषि, सप्तऋषि, हरक्यूलस, सिग्नस स्वान, ओरियन इत्यादि। फिर से बोलता हूं, सबसे बड़ा क्वेश्चन की दृष्टि से जो तारामंडल है वो है सेंटारस, और सेकंड नंबर का जो तारामंडल है उसको कहा जाता है हाइड्रा। बच्चों लोग, हम लोग बात करते हैं, और एक जो फेमस तारामंडल है वो है सप्तऋषि, जिसमें 7 तारों का ग्रुप है। अगर हम लोग अब बात केवल करेंगे अर्थ के चारों ओर की, सन को अभी हम साइड कर देते हैं, अर्थ के चारों ओर की बात, ये अर्थ है कि आखिर अर्थ पर स्थिति क्या है। अर्थ का कलर मैं चेंज कर देता हूं, ये तो आखिर कौन सा तारामंडल कहां है?
तो अर्थ को मैं फिर से एक बार मिटा के बनाऊंगा साफ करके। ये पृथ्वी है, अर्थ, ठीक। अर्थ के उत्तर में थोड़ा नीचे बनाऊंगा क्योंकि हमें नॉर्थ के ही ज्यादा ग्राफिक्स लेने हैं। अर्थ के उत्तर में ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। अर्थ के उत्तर में ये तारामंडल पूरा का पूरा देखा जाए तो इन जगह पर एक क्या है, तारों के हर जगह हैं, ऐसे यूं तारे इकट्ठे हैं और उनमें हर जगह यूं करके तारे इकट्ठे हैं। ओके, इस जगह पर मैं मिटा दूंगा सारे ऊपर के यूं। यहां सप्तऋषि मंडल पाया जाता है, तारामंडल है एक। इसका जो ओरिजिनल शेप है वो कुछ इस तरह से है, एक चतुर्भुज टाइप का होता है। इसको अगर हम जोड़ेंगे 7 हैं तारे जो लगभग उत्तर में होते हैं, 7। पृथ्वी थोड़ी तिरछी होती है, अगर ओरिजिनल ग्राफिक्स पे देखेंगे तो तिरछापन लिए हुए होती है। 23.5 डिग्री अपनी एक्सिस पर, 23.5 डिग्री यानी कि 30 मिनट अपनी एक्सिस पर झुकी है, तो थोड़ा सा तिरछापन होता है। अभ्यार्थियों, 7 तारों का एक मंडल है, सप्तऋषि मंडल। इस सप्तऋषि मंडल में 7 तारे हैं और अगर इनको हम जोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं यूं। और मैं 7 तारों को दूसरे कलर से बना देता हूं, एक तारा यूं यूं, यहां यहां और यहां। यहीं पर एक पृथ्वी के जस्ट नॉर्थ पोल के ऊपर, अगर पृथ्वी तिरछी होती है, अगर मैं आप देखेंगे तो मैं उसको एक बार फिर से बना दूंगा तिरछा। सॉरी, मैं तिरछा बना देता हूं, पूरा मिट गया है। तिरछी, ये नॉर्थ पोल यहां आएगा, एग्जैक्ट पोजीशन ये होती है नॉर्थ साउथ। और जो तारामंडल है वो सभी को दिख गया होगा। यहां पर मैं स्टार फॉर्म बना देता हूं या कलर चेंज कर देता हूं, ज्यादा जल्दी दिख जाएगा। ये स्टार है, ये अगर देखा जाए तो जस्ट नॉर्थ पोल के ऊपर बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहां 90 डिग्री एंगल बनता है और यहां पर एक ध्रुव तारा होता है, ध्रुव तारा। मैंने कई बनाए हैं, इसके पीछे भी रीजन है। ज़्यादातर लोगों को ये पता होता है कि हम जनरली सोचते हैं, पता होने से मतलब नहीं है, कि जो ध्रुव तारा है वो एक तारा है। तो ये ध्रुव तारा है। ऐसा लगता है कि जो सप्तऋषि हैं वो ध्रुव तारे की ओर इशारा कर रहे हैं। अभ्यार्थियों, ये ग्रुप हैं, मैं यहां पर बनाना चाहता हूं कि ये तारा मंडल है 7 तारों का, और यहां की दुनिया पूरी कुछ और है जिसमें बहुत सारे मंडल हैं। अभ्यार्थियों, यहां की दुनिया कुछ और है। अभ्यार्थियों, ध्यान दीजिएगा जरा कि तारामंडल जो सप्तऋषि है वो इशारा करता है ध्रुव तारे की ओर, और इसका हल की तरह होता है। आपको दिखे या ना दिखे, क्वेश्चन में तो पूछता है, या जैसे क्वेश्चन मार्क कहते हैं कि वर्ष में इसकी 3 आकृतियां, चार तरह की अलग अलग आकृतियां बनती हैं, और उन चारों आकृतियों से मिलाकर, मैं यहां पर ज्यादा समय बिना वजह का नहीं लूंगा, आपको सिंपल बोलता हूं। माना जाता है कि स्वास्तिक का जो निशान है, स्वास्तिक का जो सिंबल है, वो सप्तऋषि तारों की 4 अलग अलग प्रकार की वर्ष में बनती हुई आकृतियों के कारण बना है। अब हम लोग यहां पर बात करेंगे कि आखिर
जो ध्रुव तारा मंडल है, जो ध्रुव है, पहली चीज तो मैं यहां पे बार बार मंडल मंडल बोल रहा हूं तो वो ठीक है, क्योंकि ध्रुव तारा कोई एक तारा नहीं है, बल्कि ये 3 तारों का ग्रुप है। ध्रुव तारा एक तारा नहीं है, बल्कि ये 3 तारों का ग्रुप है। जैसे आपने देखा होगा, अगर कोई एक टॉर्च होती है, एक लाइट होती है, आपने देखा उसमें 3-4 एलईडी के बल्ब लगे होते हैं, तो आपको तो दूर से एक लगती है, लेकिन वो होते 3-4-5-6 का आपने कार में देखे हो, कभी कभी एलईडी लगा हुआ होता है। तो ये 3 तारों का ग्रुप होता है ध्रुव तारा। और अभ्यार्थियों, ये जो दुनिया है यहाँ की, अगर हम एक हल्की हल्की डॉट लाइन बनाएं तो ये जो दुनिया है, ये पूरा ऊपर मेजर उर्सा रीजन पाया जाता है। इसको पूरे को बोलते हैं उर्सा। क्या बोलते हैं? उर्सा, URSA, मेजर उर्सा रीजन। और जिसमें ये जो क्षेत्र है, ये 3 तारों का मंडल है। यहां पर और भी हैं मंडल, आगे भी हैं। इसे कहते हैं ग्रेट बियर। उर्सा मंडल बहुत बड़ी चीज है, सब कुछ उसमें है, लेकिन इसे कहते हैं ग्रेट बियर। और ग्रेट बियर में जहां पर आज ध्रुव तारा है, मैंने बोला आज, तो ये स्मॉल बियर का क्षेत्र है। ग्रेट बियर में स्मॉल बियर, यहां ध्यान दीजिएगा, पूरा क्षेत्र ग्रेट बियर, इससे भी बड़ा उर्सा, उससे ग्रेट बियर, और उसमें भी ये क्या है? स्मॉल बियर। और स्मॉल बियर में इस समय 3 तारे हैं। अभ्यार्थियों, जैसा मैंने कहा कि पूरा का पूरा सोलर सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, पूरी आकाशगंगा में शिफ्ट होता है। तो ये जो कंडीशन है बिल्कुल 90 डिग्री एंगल की, ये बदलती है, ये बदलती है। और ये बदलती कंडीशन 3000 साल पहले इस क्षेत्र के तारों को हम ध्रुव तारा कहते थे, और 5000 साल बाद इस क्षेत्र के तारों को हम ध्रुव तारा कहेंगे, क्योंकि पृथ्वी शिफ्ट होगी तो इससे 90 डिग्री बनेगा, और पहले यहां थी तो पहले इससे बना। ध्यान दीजिएगा, अर्थात पूरा का पूरा सिस्टम शिफ्ट होता है, क्योंकि बहुत लंबे समय शिफ्ट होता है। तो यहां पर अभी तक जो रिसर्च किया गया है, 3000 साल पहले ध्रुव तारा किसी और क्षेत्र के तारों के ग्रुप को कहते थे। वर्तमान में ध्रुव तारा यहां पर बोला जाता है, जैसे हम लोग लिटिल बियर कहते हैं, ग्रेट बियर, सबको मिलाकर ग्रेट, लिटिल बियर, इनके नाम भी मैं बताऊंगा, और आगे चलकर यहां कहा जाएगा। तो जो 3000 साल पहले का क्षेत्र था, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अभ्यार्थियों, यहां 3000 साल पहले का जो क्षेत्र था वो क्या नाम था, 5000 साल बाद क्या आएगा, और वर्तमान में क्या है। अभ्यार्थियों, यहां ध्यान दीजिएगा कि ध्रुव तारे से हम फिर शुरुआत करेंगे। यहां पर ध्रुव तारों की ही पहले बात कर लें। यहां पर एक कर्व बनता है, ध्रुव तारों में एक कर्व बनता है। इस लाइन को अभी मैं मिटा देता हूं, इसे छुपा दूंगा, हिडन कर दूंगा। ध्रुव तारों में यहां पर एक कर्व बनता है, और पृथ्वी के अनुसार ध्रुव तारों की आकृतियों में परिवर्तन होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, शिफ्टिंग होती है। कर्व बनता है किसमें? सप्तऋषियों में ऊपर जाकर, और ध्रुव तारों की परिवर्तन होता है। अभ्यार्थियों, ऐसी स्थितियों में थोड़ा सा यहां पर मैं थोड़ा सा ब्रेक लूंगा। जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था कि जो ध्रुव तारा है वो उर्सा मंडल में है, और ध्रुव तारा की स्थितियां बदलती हैं। जिसे आज हम ध्रुव का तारा कहते हैं, वो स्मॉल बियर का पार्ट है। स्मॉल बियर बोलते हैं, ग्रेट बियर का पार्ट होगा, जैसा मैंने अभी तक बनाया हुआ है। स्मॉल बियर, ग्रेट बियर का पूरे को क्या बोलते हैं? उर्सा जोन, उर्सा मंडल कहते हैं। अभ्यार्थियों,
बात हम लोग आगे करेंगे। तो उर्सा मंडल में ये जो जिन तीन को मिलाकर टॉर्च नुमा संरचना को मैंने बोला, इस जगह को, इस समय हम यहां पर हैं, तो इस जगह को मिलाकर इस समय 3 तारों के ग्रुप को हम ध्रुव तारा कहते हैं। और 3 तारों के ग्रुप को धारा कहते हैं। इनको तीनों को नाम दिया गया है पोलारिस ए, पोलारिस ए, पोलारिस बी और पोलारिस पी। ए, बी और पी, पोलारिस, तीनों पोलारिस को मिलाकर ही कहते हैं ध्रुव तारा, आज का ध्रुव तारा। और बेसिकली ये देखा जाए तो इसको हम लोग स्मॉल बियर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्मॉल बियर, पूरे को स्मॉल बियर, और पार्ट ऑफ ग्रेट बियर। आज की स्थिति है 3000 साल पहले की स्थिति में अगर हम लोग देखें तो कई अंतर रहे होंगे, क्योंकि ध्रुव तारा हमेशा क्या होता है? उत्तर में होता है, और आज की स्थिति यहीं पर है। 3000 साल पहले जो स्थिति थी, तो हम इस थोबान ग्रुप को ध्रुव तारा मानते थे बिफोर 3000 ईयर। 3000 साल के पहले, 3000 साल, इसे थोबान ग्रुप को हम लोग क्या मानते थे? ध्रुव तारा। आज हम पोलारिस ग्रुप को, जिसे हम लोग स्मॉल बियर भी कहते हैं, को ध्रुव तारा मानते हैं। और 5000 साल बाद जो आएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। जो 5000 साल पहले आएगा उसे कहेंगे अल्डेरामिन। क्या आएगा? अल्डेरामिन। तो ये पार्ट होगा अल्डेरामिन। तो ये तो बात हुई। फिर से एक बार मैं फिर से बोल देना चाहता हूं, जहां भी कोई दिक्कत हो। हमारी पृथ्वी से ऊपर नॉर्दर्न साइड में, बहुत ऊपर, मतलब ये बहुत दूरियां हैं, इन्हें कहते हैं मैक्सिमम। हमको जो दिखता है, जो हमारी रिसर्च में है, ये नॉर्दर्न पार्ट दिखता है तारों के ग्रुप, इन सबको बोलते हैं उर्सा मंडल। उर्सा मंडल का बीच का छोटा हिस्सा कहलाता है, ये पूरा उर्सा मंडल कहलाता है। बीच का हिस्सा कहलाता है ग्रेट बियर, उसमें से भी बीच में स्मॉल बियर है। इस समय हमारे 90 डिग्री एंगल की कंडीशन जो है वो ध्रुव तारा इसको बोलते हैं। और ध्रुव तारे के पास में इधर क्या होते हैं? सप्तऋषि मंडल। इस ध्रुव तारा ये है 3 तारों का ग्रुप, पोलारिस ए, पोलारिस बी, पोलारिस पी। पहले कभी हम थोबान को मानते थे, और अब 5000 साल बाद हमें होगा अल्डेरामिन। मैं यहां लिख देता हूं, कहीं पर कंफ्यूजन हो, हिंदी इंग्लिश सब एक है, अल्डेरामिन। ओके, तो पहले था थोबान, अब है पोलारिस, इस समय करंट पोलारिस, और आगे होगा कौन सा? अल्डेरामिन। पहले थोबान था। ओके, इसे हम लोग कहते हैं स्मॉल बियर का पार्ट, और पूरे क्षेत्र को क्या बोलते हैं? उर्सा जोन। ध्यान दे लीजिए, उर्सा, ग्रेट बियर और उसके बाद स्मॉल बियर। अगर आपको आंसर अभी करना है तो इस समय जो ध्रुव तारा है, मैं सिंपल बोल देता हूं क्वेश्चन की दृष्टि से, तो वो उर्सा रीजन का स्मॉल बियर क्षेत्र में है। और स्मॉल बियर क्या है? 3 तारों का ग्रुप, और 3 तारों को कहते हैं पोलारिस। और स्थितियां बदलती रहती हैं, हमेशा ध्यान रखना। जो भी ग्रुप 90 डिग्री पर ऊपर होगा नॉर्दर्न, उसी को हम लोग कहते हैं ध्रुव तारा। अभ्यार्थी यहां पर एक और मैं रोचक तथ्य बताना चाहता हूं, थोड़ी जानकारी की दृष्टि से भी, कि हमारी आखिर ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान कितना ज्यादा था। आपने देखा होगा सनातनी परंपरा में जो ध्रुव का चित्र बनाया गया है काल्पनिक, वो एक बच्चे का चित्र बनाया गया है जो एक पैर से खड़े रहते हैं। मतलब खड़े रहते का मतलब होता है हमेशा नॉर्दर्न, उत्तरी दिशा में टिमटिमाते रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये मैं अब सीधे डायरेक्ट सीधा बना लेता हूं कि अगर ये पृथ्वी है, तो हमारे जो साइंस या वैदिक मैथोलॉजी है
उसमें सबसे उत्तरी क्षेत्र के तारे को, यहां तो एक ही था, इसे बिल्कुल नॉर्थ का बोला गया है ध्रुव, और इसको हमने यंग एज दिखाया है। 3000 साल से है, और 3000 साल का मतलब है हम वैदिक उत्तर वैदिक ग्रंथों में पहुंच जाएंगे। और सबसे दक्षिणी तारा जो दिखाया गया है उसको अगस्त्य कहा जाता है। अगस्त्य तारा, यहां पर अगस्त तारा का ओल्ड एज दिखाया गया है। ध्यान दीजिएगा, ये थोड़ा बड़ा रोचक तथ्य है, और इसको यंग एज दिखाया गया है। यानी कि ये पृथ्वी को मैंने जान के बड़ा कर दिया, बहुत छोटी सी चीज है पृथ्वी। यहां कहीं सन होगा, और भी नजदीकी तारे जो पड़ते हैं सेकंड नियरेस्ट, ये हमारा सोलर सिस्टम होगा। पृथ्वी को बहुत बड़ा कर दिया है, यथार्थ रूप में हमको बहुत छोटा सा बना देते, लेकिन ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। तो सबसे उत्तरी क्षेत्र ये तारों का हमने देखा, और सबसे दक्षिणी ये देखा। और आप शानदार तरीके से देखिए कि उस समय भी लोगों को पता था कि जिस समय कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्र बहुत एक्टिव था, कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये हमारी आकाशगंगा का बल्ज क्षेत्र, और ये हमारा कौन सा मध्य भुजा, और मध्य भुजा को थोड़ा बड़ा कर लें समझाने के लिए, और ये बाह्य भुजा, बाह्य भुजा, और यहां पर ये जो जोन है ये हमारा तारा, सॉरी इसको पेन थोड़ा, ये हमारा स्टार छोटा सा बनाएंगे, और ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, सोलर सिस्टम। आप देखिए, इन्होंने जो सबसे उत्तर नॉर्थ ये ध्रुव रीजन माना, और ये सबसे दक्षिण कौन सा, अगस्त है। जो हम स्टडी कर रहे हैं वो ध्रुव रेंज अगस्त रेंज की कर रहे हैं, और इन्होंने कहा कि ध्रुव कैसा है, यंग एज, और अगस्त कैसा है, ओल्ड एज। मैंने आपसे जनरली बोला कि जब जब हम केंद्र से बाहर की ओर जाएंगे कहीं भी, तो तारे कैसे होंगे, यंग, और जब जब हम बाहर से अंदर जाएंगे तो ओल्ड। आप देखिएगा इस मेथड पर इस क्षेत्र के तारे ओल्ड होंगे, और इसके कंपैरिजन में, तुलना में ये कैसे होंगे, यंग। तो आप देखिएगा ध्रुव को यंग और अगस्त को ओल्ड, और इसके ही बीच में हम अपने सोलर सिस्टम के बाद के तारों के तारा मंडल का ग्रुप का अध्ययन कर रहे हैं, जिनमें हम सबसे उत्तरी ग्रुप इसे मानते हैं और सबसे दक्षिणी ग्रुप इसे मानते हैं। अभ्यार्थियों, इसी के बाद मैं अपने अगले वीडियो में लेकर आऊंगा 27 नक्षत्र, और नक्षत्र को मैं और ज़्यादा अच्छे से बताऊंगा, क्योंकि नक्षत्र चंद्रमा की चाल से होंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 27 नक्षत्र आपके जन्म को प्रभावित करते हैं। ज्योग्राफी तो है ही, लेकिन थोड़ा सा इसके लिए किस तरह आपके जन्म को, जो कहते ना कि आपकी राशि चक्र होता है, और कैसे कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, अमावस्या और पूर्णिमा से मैं जोड़कर उसको कल प्रारंभ करूंगा। तो कल हमारा क्लास जो अगला होगा वो होगा नक्षत्रों से। धन्यवाद आप सभी के लिए।